Hello everyone, wish you very and happy good morning all of you. Good morning all of you. आप सभी का स्वागत है हमारे रैंकर पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। अरे पढ़ाई में व्यस्त तो कैसे हो सकते हैं, है ना? क्योंकि स्कूल अभी रनिंग नहीं है, पढ़ाइयाँ डिस्टर्ब हो रखी हैं, ठीक है ना? आप क्या कर सकते हैं इस कोविड-19 में, चूँकि हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, है ना? नहीं जा पा रहे हैं, क्यों? लेकिन क्या करें, नहीं जा रहे हैं तो हमें हमारी हेल्थ भी तो देखनी है ना। पहले हेल्थ है, ठीक है, आज नहीं तो कल जब कोविड कंट्रोल आएगा, स्कूल वापस से रनिंग होंगे, स्टडी कंटिन्यू होगी, तो अब ऐसे में चूँकि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, तो क्या करें? आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कैसे? जी हाँ, बिल्कुल। रैंकर पॉइंट ऐप आपके लिए लेके आया है ऑनलाइन क्लासेस इन ऑल सब्जेक्ट, ताकि आपकी परेशानी को समाप्त किया जा सके, आपकी परेशानी को ख़त्म किया जा सके। हमारे रैंकर पॉइंट में आपको मिलेंगी सभी विषयों की लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड वीडियो। बिल्कुल, लाइव क्लासेस विथ रिकॉर्डेड वीडियो। उन रिकॉर्डेड वीडियो को आप साल में कितनी भी बार देख, सुन और नोट समझ सकते हैं। कितनी भी बार देख सकते हैं, सुन सकते हैं। वैसे तो आप हमारे साथ डेली हमारी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़िए, वो वेल एंड गुड होगा। बाय द वे, किसी कारण से, किसी प्रॉब्लम से, नेट की प्रॉब्लम से, ठीक है, अगर ऑनलाइन क्लास आपकी मिस हो जाती है तो आप हमारे रिकॉर्डेड वीडियो को भी देख सुन सकते हैं। अब हम देखते हैं हमें रैंकर पॉइंट ऐप को डाउनलोड कैसे करना है। तो हम सबसे पहले प्ले स्टोर में जाएंगे और अपने मोबाइल में हम रैंकर पॉइंट ऐप को डाउनलोड करेंगे और अनुभवी विद्वानों से ज्ञान प्राप्त करके सफलता हासिल करेंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं रैंकर पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस, जो कि आपके सारे बेसिक्स को क्लियर करेगा, आपके सारे डाउट को सॉल्व करेगा और आपको घर बैठे बैठे हर सब्जेक्ट में महारत हासिल करा के सफलता हासिल कराएगा, जिससे आपके सारे सब्जेक्ट क्लियर हो सके और आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ सकें। हमारे रिकॉर्डेड वीडियो आप कभी भी कितनी भी बार देख और सुन सकते हैं। तो हमारे साथ रैंकर पॉइंट ऐप ऑनलाइन क्लासेस को एंजॉय कीजिए, डेली जुड़िए, रैंकर पॉइंट ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। तो आप तैयार हैं ना हमारे साथ रेगुलर क्लासेस के लिए? तो आइए अब हम मिलते हैं हमारे विद्वान साथियों से। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मेरा नाम करिश्मा है और मैं आपकी मैथ्स टीचर हूँ। तो आज हम कक्षा 8th की मैथ्स स्टार्ट करेंगे। इसमें हम एक यूनिट लेंगे, फर्स्ट यूनिट परिमेय संख्या, और परिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं परिमेय संख्याएँ। ठीक है, तो अब हम कक्षा 8th की मैथ्स स्टार्ट करेंगे। आज हम परिमेय संख्याओं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वह है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। परिमेय संख्याएं क्या होती है, और परिमेय संख्याओं को जानने से पहले हम एक बार और प्राकृत संख्या का रिवीजन करेंगे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर कहा जाता है, जिसे हम n से डिनोट करते हैं। और ये प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। ठीक है, इसके बाद हमारी आती है
पूर्ण संख्या। क्या आती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होल नंबर से W से डिनोट करते हैं। यदि हम प्राकृत संख्या में, यानी कि उपरोक्त जो प्राकृत संख्या है इसमें ज़ीरो नहीं है, लेकिन अगर हम इसमें ज़ीरो लगा देते हैं तो ये हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। तो ये हो गई आपकी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। नेक्स्ट है पूर्णांक। क्या है नेक्स्ट? पूर्णांक, इंटीजर्स। इसे आई से डिनोट करते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं से मिलकर पूर्णांक बनते हैं। यानी कि ये जो पूर्ण संख्या है 0, 1, 2 अनंत तक, और इधर भी -1, -2 और ये भी कहाँ जा रही है? अनंत तक। अर्थात 0 धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं से मिलकर पूर्णांक बनते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। P/Q के रूप में लिखा जा सके। रूप में लिखा जा सके, उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। तथा Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तथा Q का जो मान है नीचे वो 0 नहीं होना चाहिए। P/Q के रूप की संख्या को हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। इसमें हम P को अंश, ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं तथा नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं, और इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि 2/5। ये क्या है? ये हमारी परिमेय संख्या है। 7/9 ये धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। 1/4, 5/6 ये सभी क्या है? हमारी परिमेय संख्या, क्योंकि इनमें अंश भी है, हर भी है, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। अब देखना, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या 2 एक परिमेय संख्या है? 3 परिमेय संख्या है? 20 परिमेय संख्या है? 100 परिमेय संख्या है? ठीक है, तो देखिएगा, इन सभी के बटा में हमें कुछ नहीं दिख रहा है, और जिसके बटा में हमें कुछ नहीं दिख रहा वहाँ होता है 1। क्या होता है वहाँ पर? 1। अब इसमें अंश भी है और हर भी है, अर्थात ये सभी संख्याएं भी क्या है? परिमेय संख्या। ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, तो ये है हमारी परिमेय संख्या। अब बात आती है, जैसे कि मैंने लिखा, क्या 0/1 परिमेय संख्या है? तो हमने बोला कि हाँ 0/1 परिमेय संख्या है। क्या 1/0 परिमेय संख्या है क्या? जब किसी के बटा में 0 होता है तो ये जो 0 है, हर वाला नीचे वाला 0, इस पूरी संख्या को अपरिमित बना देगा, और अपरिमित जो है वो परिमेय संख्या नहीं है। ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। जबकि 0/1 हमारी परिमेय संख्या है, और वो क्यों है? क्योंकि 0/1 का अर्थ होता है कि ये पूरी संख्या बन गई 0, और 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के बटा में भी क्या होता है? 1। तो हम जान गए हैं कि परिमेय संख्या कैसी कैसी हो सकती हैं। अब हम यहाँ पर परिमेय संख्याओं के योग, व्यवकलन, गुणन और भाग के कुछ गुण देखेंगे। जैसे कि हम संख्याओं को जोड़ते हैं तो हम सीधा सीधा जोड़ देते हैं, 2 + 2 = 4 लिख देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ 2/3 और 2/8 होता तो ये 8 और 3 11, ये कभी नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। तो फिर परिमेय संख्या को कैसे जोड़ा जाए? परिमेय संख्याओं का योग कैसे किया जाए? परिमेय संख्याओं का व्यवकलन कैसे किया जाए? परिमेय संख्याओं का गुणन और परिमेय संख्याओं का भाग कैसे किया जाए, ये आज हम सीखेंगे। तो देखिएगा,
जैसे कि परिमेय संख्याओं का योग, व्यवकलन, गुणन और भाग, इनसे मिलकर ही समीकरण बनेगी। पहले हम क्वेश्चन की छोटी छोटी इकाइयों को सीखेंगे, फिर उससे हम पूरा क्वेश्चन सीखेंगे। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं परिमेय संख्याओं का योग। हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है परिमेय संख्याओं का योग। परिमेय संख्याओं परिमेय संख्याओं का योग। परिमेय संख्याओं का योग कैसे किया जाता है, तो इसे हम एक क्वेश्चन के द्वारा सीखेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 7/9 प्लस 4/3। ठीक है, 7/9 प्लस 4/3। तो ये हमारे पास परिमेय संख्याएं, दोनों परिमेय संख्याएं, अंश हर इसमें भी है और इसमें भी है। अब इसे हम कैसे जोड़ेंगे, तो देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस परिमेय संख्या के नीचे यहाँ एक लाइन खींचेंगे। क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद यहाँ पर 9 है और यहाँ 3 है, तो यहाँ साइड में हम इसके गुणनखंड करेंगे 9 और 3 के। किससे भाग देंगे, 2 से नहीं जाएगा, इसलिए हम 3 से देंगे। 3 तिया 9 और 3 एकम 3। फिर से 3 से देंगे, 3 एकम 3 और यहाँ पर 1 आ गया था पहले। अब क्या करेंगे, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 और 3 तिया कितने होते हैं, 9। क्या आया, 9 आया। तो इस 9 को उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, इस 9 को हम यहाँ लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि जो नीचे वाली संख्या है इसका भाग देंगे इसमें। 9 एकम 9 कितनी बार गया, एक बार। अब इस एक को ऊपर वाले से गुणा करेंगे, तो 1 सत्ते 7। यहाँ प्लस है तो ये प्लस। बस ये ध्यान रखिएगा कि नीचे वाली संख्या का हमेशा भाग देना है, फिर जो आता है उसे ऊपर वाली संख्या से हमें गुणा करना है। यहाँ 3 है, 3 का भाग देंगे 9 में। 3 तिया 9 कितनी बार, 3 बार गया, और 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 3 चौक 12। नेक्स्ट है, अब 12 और 7 कितने होते हैं, 19। नीचे क्या है, 9, तो 19/9, और ये हुआ हमारा आंसर। तो इस तरह से हम किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ सकते हैं और 2 से अधिक परिमेय संख्याओं को भी हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इसमें अब हमारी परिमेय संख्या 3 है। कितनी परिमेय संख्याएं हैं, 3 परिमेय संख्याएं हैं। कैसे सोल्व करेंगे इसे हम, सबसे पहले काम होता है हमारा कि इन संख्याओं के नीचे एक लाइन खींच देना। तो हमने ये लाइन यहाँ पर खींच दी है। दूसरा काम है 2, 5 और 8 के गुणनखंड करना, नीचे वाली संख्याओं के। 2, 5, 8 के क्या होंगे, 2 से चालू करेंगे। यहाँ 2 एकम 2, 5 में नहीं जाएगा तो 5 को ऐसे ही लिख देंगे, और 2 चौक 8। फिर से 2 से देंगे, 2 दूनी 4। फिर से 2 से देंगे, 2 एकम 2। अब किससे जाएगा, अब 5 से जाएगा। क्या आया, 2 गुणा 2, इनको सभी को आपस में गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, तो इन दोनों को गुणा किया तो 4, और 5 दूनी 10। इन दोनों के बीच में काय का साइन है, गुणा का, और 10 चौक होते हैं 40। कितने होते हैं, 40। तो इस 40 को हम यहाँ पर
लिख देंगे। ये जो 40 आया हमारा, इस 40 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब 2 का भाग देंगे इस 40 में, तो 2 का भाग देंगे 40 में तो 20 बार जाएगा। साइड में आप भाग दे के भी देख सकते हैं। 40 में भाग देंगे हम 2 का, 2 दूनी 4, और ये जो 0 है ये ऊपर चल जाती है, तो कितना आया 20। अब 20 को 7 से गुणा करेंगे तो 20 सत्ते होते हैं 140, प्लस 5 का भाग देंगे 40 में, कितनी बार जाएगा, 5 और 8 40, 8 बार, और 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 8 तिया 24, प्लस 8 का भाग देंगे 40 में, 8 और 5 40, 5 बार, और 5 को 4 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20। अब क्या करेंगे, अब हम इन सभी को जोड़ देंगे, तो 0 4 0, 2 और 2 4, 4 4 8, 1 बटा 40। दोनों सम संख्याएं, चाहें तो हम यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, और चाहें हम तो इसका छोटा रूप भी बना सकते हैं। किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे इसमें, तो 2 दूनी 4 और ये 0, 2 नाम 18 और 2 दूनी 4, 92, और नीचे कितना आया 20। फिर से 2 का चला जाएगा, 2 एकम 2 और 0, 2 चौक 8, बचा 1, 2 छंग 12। फिर से 2 का चला जाएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, कितना आया 23 बटा 5, और ये हमारा क्या है आंसर। आप चाहें तो 184 में 40 का भाग भी दे सकते हैं, यही आ रहा था ना, 184 में 40 का भाग देंगे तो 40 दूना कितना, 40 का भाग देंगे तो कितना बचेगा। क्या करेंगे हम, यहाँ 3 संख्या है, 3 संख्या में देंगे तो 4 बार चला जाएगा, 4, यहाँ 2। अगर हम चाहें तो इसे ये भी लिख सकते हैं, 24 सही 4 बटा 40, ठीक है। लेकिन जब परिमेय संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो हमें परिमेय संख्या ही लानी है, तो आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये आंसर भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो ये था परिमेय संख्याओं का योग, 2 से अधिक संख्याओं का। तो इस तरह से हम, जैसे हमने यहाँ 3 परिमेय संख्याओं को जोड़ा, हम 4 परिमेय संख्या को भी जोड़ सकते हैं, 5 को भी जोड़ सकते हैं। हम कितनी परिमेय संख्याओं को यहाँ पर एलसीएम के द्वारा जोड़ सकते हैं और इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था हमारा परिमेय संख्याओं का योग। अब हम आगे बढ़ते हैं परिमेय संख्याओं का व्यवकलन। परिमेय संख्याओं का व्यवकलन यानी कि परिमेय संख्याओं को घटाया कैसे जाता है। योग और व्यवकलन में ज़्यादा अंतर नहीं है, योग में प्लस करना होता है और व्यवकलन में माइनस, बाकी जो तरीका है वो सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है परिमेय संख्याओं का व्यवकलन। हमारे पास है परिमेय संख्या 9 बटा 4 माइनस 5 बटा 3। ये हमारे पास परिमेय संख्या है। 9 बटा 4 में से हमें माइनस करना है 5 बटा 3 को, तो उसे हम कैसे करेंगे। सबसे पहले नीचे एक लाइन खींचते हैं। योग वाले सवाल में भी यही किया था और व्यवकलन में भी यही कर रहे हैं, ठीक है। योग और व्यवकलन लगभग सेम है। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो हम 4 और 3 का गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 3 में नहीं जाएगा, जिसमें नहीं जाता उसे वैसा ही लिख देते हैं। अब 3 का देंगे, ठीक है, 2 2 और 3, तो यहाँ लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। 2 को 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4 गुणा 3, और 4 को 3 से गुणा किया तो 4 तिया 12, कितना आया 12 आया। इस 12 को यहाँ रख देंगे, ये 12 उठाकर हम यहाँ पर लेकर आ गए। नीचे वाली संख्या का भाग देंगे, जो आएगा उसको ऊपर वाले से गुणा करेंगे। 4 का भाग देंगे हम 12 में, 4 तिया 12, 3 बार जाता है, और 3 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 तिया 27।
यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा। फिर से हम 3 का भाग देंगे 12 में, 3 चौक 12, 4 बार, और 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 4 और 5 20। अब क्या दिख रहा है, 27 माइनस 20, 27 में से 20 गए तो 7 बचे बटा 12, और ये हुआ हमारा परिमेय संख्याओं का व्यवकलन। ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं को घटा सकते हैं। अगर परिमेय संख्या 2 से ज़्यादा हो और फिर घटाना हो तो वो कैसे करेंगे, इसे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 3/2 माइनस 5/4 माइनस 4/6। ये हमारे पास 3 परिमेय संख्या हैं। पहली वाली पॉजिटिव है और ये दोनों नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक है। हमें इसको सोल्व करना है तो हम क्या करेंगे, हमारा पहला काम होता है कि हमें इन परिमेय संख्याओं के नीचे एक लाइन खींचनी होती है। वो लाइन हमने यहाँ बना दी। यहाँ पर क्या है, दूसरा काम क्या है, 2, 4, 6 के हम यहाँ पर गुणनखंड करेंगे। सम संख्या है इसलिए 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2। अब 3 का भाग देंगे, 2, 2 और 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 को 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4 गुणा 3, और 4 तिया कितने होते हैं 12। कितने होते हैं 12। अब उस 12 को उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे। 2 का भाग देंगे इस 12 में, कितनी बार जाएगा, 2 छंग 12, 6 बार जाएगा, और इस 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, माइनस 4 का भाग देंगे 12 में तो 4 तिया 12, 3 बार, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 3 और 5 15, माइनस यहाँ भी माइनस। 6 का भाग देंगे 12 में, 6 दूनी 12, 2 बार, और 2 चौक 8। अब क्या करेंगे हम, यहाँ 18 है तो 18 लिख देंगे। 15 भी माइनस के हैं, 8 भी माइनस के हैं, माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, तो 15 और 8 कितने हो जाएंगे 22, 23 हो जाएंगे। ठीक है। अब ये जो 23 है, इन दोनों में बड़ी संख्या 15 है, 15 के आगे माइनस लगा हुआ है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, और ये बटा 12 बराबर 18 में से 23 नहीं जा सकते, हमें यहाँ घटाना है, माइनस दिख रहा है। 23 में से 18 गए तो कितने बचे 5। इन दोनों में बड़ा कौन है, 23 बड़ा है, और इसके आगे माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर माइनस बटा 12। ये दोनों किसी भी संख्या से नहीं कटेंगे, इसलिए ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम किन्हीं भी परिमेय संख्याओं को आराम से घटा सकते हैं, चाहे 3 परिमेय संख्या हो, 4 परिमेय संख्या हो या 5 परिमेय संख्या। सेम प्रोसेस रहेगा, यहाँ 3 की जगह 4 संख्या हो जाएंगी परिमेय, उनको भी 4 को घटाकर सोल्व करना। ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं आपको सोल्व करवाती जाऊंगी। तो इस तरह से हमने परिमेय संख्याओं का योग और परिमेय संख्याओं का व्यवकलन, ये दोनों चीज़ हमने सीख ली है। नेक्स्ट हमारा आता है पॉइंट परिमेय संख्याओं का गुणन। परिमेय संख्याओं का गुणन कैसे करते हैं, तो अब आप वो देखिएगा। परिमेय संख्याओं का गुणन। योग व्यवकलन करने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। योग और व्यवकलन की जो विधि होती है वो सेम होती है लगभग। ठीक है। अब है नेक्स्ट गुणन। गुणन में योग व्यवकलन जैसे नहीं करना होता है, गुणन में थोड़ा अलग होता है। अब क्या अलग होता है, इसे हम एक क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे। हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है 6/8 गुणा 5/9। ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमें बोला गया कि
इन दोनों परिमेय संख्याओं का गुणन ज्ञात कीजिए। इन दोनों परिमेय संख्याओं का गुणन ज्ञात कीजिए। तो आप ये बात याद रखिएगा कि जब हम किन्हीं भी दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं को गुणन करते हैं तो अंश को अंश से और हर को हर से गुणा करते हैं। अर्थात ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है और नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा करना है। जैसे कि यहाँ अंश 6 है, यहाँ 5 है, तो 6 को तो 5 से गुणा कर देंगे और यहाँ हर पे 8 है, यहाँ 9 है, 8 को 9 से गुणा कर देंगे। इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं। 6 पंजे 30 और 8 नाम 72। ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, इसे हम और छोटा रूप भी दे सकते हैं। हमें पता है दोनों सम संख्या है। 30 में भाग देंगे 2 का तो 15 बार जाएगा और 72 में भाग देंगे तो 2 तिया 6 और 2 छंग 12। ठीक है, अभी भी हम यहाँ पर 3 का भाग दे सकते हैं। जैसे इसको काट कर हमने ये बना दिया तो ये भी हमारा आंसर सही। आप चाहें तो ये लिख देना, आप चाहें तो ये लिख देना। इसका एक और 3 का भाग देंगे। तीनों पंजे 15 5 बार और 3 एकम 3 3 दूना 6, 5/12 भी हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं का गुणन कर सकते हैं। ये तो थी हमारी दो परिमेय संख्या, लेकिन जब परिमेय संख्याएं 2 से ज़्यादा हो तब हमें क्या करना है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 2/3 प्लस 4/2 गुणाएं हैं गुणा 6/5। ये हमारी क्या है, ये हमारी परिमेय संख्याएं हैं। हमें क्या करना है, ऊपर वाली तीनों संख्या को आपस में गुणा करना है और यहाँ लिख देंगे। नीचे वाली संख्याओं को आपस में गुणा करके हम नीचे लिख देंगे। जैसे कि 2 को 4 से गुणा करेंगे और फिर 6 से करेंगे तो 2 चौक 8 और 8 छंग 48, तो यहाँ हो जाएंगे 48। 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, कितना आया 6, और 6 को 5 से गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30 और ये हुआ हमारा आंसर। इसको काट सकते हैं क्योंकि ये काटने का मतलब होता है भाग देना, और जिस संख्या से ऊपर भाग देते हैं उसी संख्या से नीचे हमें भाग देना होता है। 2 का भाग देंगे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 का भाग देंगे 2 एकम 2 बचा 1, 2 पंजे 10, यहाँ 15 है, यहाँ 24 है। अब ये भी आंसर सही है हमारा। हम चाहें तो इसे और छोटा बना सकते हैं। 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15 और इससे छोटा भी ये नहीं होगा। तो इस तरह से हम किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं का गुणन आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा परिमेय संख्याओं का भाग। तो परिमेय संख्याओं का भाग कैसे किया जाए, इसे भी हम क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे। परिमेय संख्याओं का भाग में क्या करना है, यहाँ 7/2 है, भाग चिन्ह 3/4। तो देखिएगा यहाँ 7/2 है तो इसे 7/2 ही लिखना होगा। भाग को बना देंगे गुणा। सभी सवाल में ऐसे ही करना है। जितने भी सवाल हैं भाग के 7/2 दिख रहा है तो उसे ऐसा ही लिख दो, भाग को बना दो गुणा। 3/4 का उल्टा हो जाएगा 4/3। अब हम इनमें गुणन करना तो हमें आता ही है, पिछले सवाल में सीखा था। 7 को 4 से 7 चौक 28 और 3 को 2 से गुणा करेंगे 3 दूना 6 और ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमने परिमेय संख्याओं का योग, व्यवकलन, गुणन और भाग, ये चारों चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली है। ये 4 चीज़ें आने के बाद ही हम किसी भी समीकरण में आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो अब हम इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आइए अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टीचर से।
हेलो स्टूडेंट्स, मैं लोकेश वर्मा रैंकर पॉइंट की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। इंग्लिश का जो पोर्शन है वो सारा आपका मैं देखूंगा, ठीक है। इंग्लिश को एक डिफ़िकल्ट विषय के रूप में, एक पेचीदा विषय के रूप में लोग मानते हैं, पर दरअसल ये डिफ़िकल्ट या पेचीदा है नहीं। अगर इसको एक इजी वे में, आसान तरीक़ों से पढ़ा जाए, आसान कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझा जाए, इजी वे में इसको पढ़ा जाए तो ठीक है। और अगर इंग्लिश को हमें पढ़ना है, समझना है, बोलना है, लिखना है, तो सबसे पहले हमें जो है एक सेंटेंस का निर्माण करना, उसको किस क्रम में जमाया जाता है, यानी कि टेंस का ज्ञान होना आवश्यक होता है। क्योंकि टेंस का ज्ञान अगर हमें होगा तो हम सेंटेंस को लिख पाएंगे, सेंटेंस को बोल पाएंगे, और अगर हम सेंटेंस को लिख पाए, बोल पाए, तो हम इंग्लिश को समझ पाएंगे, लिख पाएंगे, बोल पाएंगे, ठीक है। और टेंस जो होते हैं उन्हीं के आधार पर आपका पैसिव वॉइस हो, नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, मॉडल हो, ये जो टॉपिक्स हैं वो कहीं ना कहीं टेंस से रिलेटेड होते हैं, उन्हीं के ऊपर बेस्ड होते हैं, कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी इनकी जुड़ी होती है। जिनका जो सिस्टम से चलते हैं हम, तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग में हमारा आता है टेंस। अगर टेंस हमें समझ में आते हैं तो उसी बेसिस पे हम पैसिव वॉइस को समझ सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो नरेशन होते हैं उनको हम समझ सकते हैं, और सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। सेंटेंस क्या होते हैं? एक निश्चित क्रम में जमे हुए, या एक निश्चित अरेंजमेंट में, एक जो फिक्स अरेंजमेंट होता है उसमें जमे हुए शब्दों को, वर्ड को हम क्या कहते हैं? एक सेंटेंस कहते हैं। अब वो एक निश्चित क्रम क्या होगा, वो फिक्स अरेंजमेंट क्या होगा, वो अगर हम सीख गए तो हम सेंटेंस बनाना सीख गए। और वो निश्चित अरेंजमेंट, वो फिक्स क्रम हम कब सीखेंगे? वो जब हम सीखेंगे जब हमें टेंस का ज्ञान होगा। जब हमें टेंस का ज्ञान होगा तब हम सीख पाएंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या होते हैं टेंस, किस लिए बनाए गए, क्यों इनकी आवश्यकता पड़ी, क्या काम में आते हैं? तो देखा जाए तो कोई भी जो कार्य है वो किस समय में हुआ था, ये जानने के लिए हमें टेंस की आवश्यकता पड़ी। टेंस इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो क्या आवश्यकता पड़ी हमें टेंस की? कोई भी जो कार्य है वो किस समय में हुआ था, ये जानने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी? टेंस की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं? तो टेंस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वी कॉल प्रेजेंट टेंस, सेकंड वी कॉल पास्ट टेंस, एंड थर्ड वी कॉल फ्यूचर टेंस। काल को 3 भागों में विभक्त किया गया है। टेंस मीन्स क्या होता है? काल क्या है? समय को ही काल कहते हैं। तो टेंस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। काल को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहले को क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। Second we call past tense, third we call future tense. प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हिंदी में अगर हम देखें, प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल।
काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है। अब क्या होता है, तीनों के ही 4-4 पार्ट्स होते हैं, 4-4 भाग होते हैं। 4 प्रेजेंट टेंस के होंगे, 4 पास्ट टेंस के होंगे और 4 फ्यूचर टेंस के होंगे। कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। प्रेजेंट सिंपल यानी साधारण वर्तमान। प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, साधारण वर्तमान, प्रेजेंट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का अर्थ होता है कोई भी कार्य निरंतर जारी रहना, लगातार चलने वाला। यह जो टेंस है वो निरंतरता का भाव देता है, इसमें कार्य जो है वो जारी रहता है, यानी पूर्ण नहीं होता है। तो अपूर्ण वर्तमान, परफेक्ट यानी पूर्ण वर्तमान और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी पूर्ण अपूर्ण वर्तमान। ये 4 इसके भाग हो जाते हैं। सिंपल, इसको इंडेफिनेट भी कहते हैं, कंटिन्यूस, अपूर्ण वर्तमान, प्रेजेंट परफेक्ट पूर्ण वर्तमान और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। ठीक वैसे ही 4 भाग पास्ट टेंस के होंगे और 4 फ्यूचर के होंगे। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल। ठीक है। एक बार पास्ट के भी देख लेते हैं। पास्ट सिंपल साधारण भूतकाल। पास्ट कंटिन्यूस अपूर्ण भूतकाल। तीसरा पास्ट परफेक्ट पूर्ण भूतकाल और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। अगला जो होता है फ्यूचर सिंपल। यानी साधारण भविष्यकाल। फ्यूचर कंटिन्यूअस
अपूर्ण भविष्यकाल, फ्यूचर परफेक्ट, पूर्ण भविष्य और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अपूर्ण भविष्यकाल। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने सभी टेंस के नाम जाने, टेंस के जो भाग होते हैं उन भागों के नाम जाने, कौन कौन से उनके पार्ट्स होते हैं, क्या क्या उनके नाम हैं, हिंदी अर्थ क्या है उनका, कितने भाग हैं, प्रेजेंट के 4, 1 2 3 4, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट सिंपल साधारण वर्तमान, कंटिन्यूस अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान और पूर्ण अपूर्ण वर्तमान। वैसे ही जैसे प्रेजेंट सिंपल वैसे ही पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस वैसे ही पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट वैसे ही पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वैसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सिंपल फ्यूचर सिंपल, कंटिन्यूस फ्यूचर कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, ये हमने एक रोड मैप तैयार कर लिया है कि हम कौन कौन से आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और कितने टेंस होते हैं, उनके कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से उनके पार्ट्स होते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। अब सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल। क्या होते हैं, कैसे इसमें सेंटेंस होते हैं, किस तरीके के वाक्य होते हैं, कैसे वाक्यों का निर्माण किया जाता है, ये हम प्रेजेंट सिंपल में सीखेंगे। किस तरीके से सेंटेंस का निर्माण किया जाता है। सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस होता क्या है, किसे कहते हैं सेंटेंस? एक फिक्स अरेंजमेंट में एक निश्चित क्रम में जमे हुए वर्ड्स या शब्द, उन्हीं को ही अपन सेंटेंस कहते हैं। और वो एक निश्चित क्रम फिक्स अरेंजमेंट क्या होगा, यही सीखने के लिए हम टेंस पढ़ रहे हैं। अगर हमें ये आ गया कि इस वर्ड को हमें यहाँ लिखना है, इस वर्ड को यहाँ लिखना है, तो हमें फिर सेंटेंस बनाना आ गया, वाक्य को लिखना, बोलना, पढ़ना आ गया। ठीक है, और यही काम टेंस हमारा करता है। प्रेजेंट सिंपल, इसमें 4 प्रकार के वाक्य बनेंगे। अफर्मेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरगेटिव सेंटेंस और इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव। ये कोई अलग टेंस नहीं है, ये इसी टेंस के वाक्य के अलग अलग प्रकार हैं, यानी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के प्रकार। अफर्मेटिव जो होता है, सकारात्मक वाक्य, इनमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया का उपयोग नहीं करते हैं और मेन वर्ब के साथ एस, ईएस, आईएस का यूज हम करते हैं। और नेगेटिव, इंटरगेटिव और इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस में, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव वाक्यों में, इनमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में डूडस का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव में एस, ईएस और आईएस का यूज हम वर्ब के साथ करेंगे। तो अब बात आती है कि कौन सी वर्ब के साथ एस लगाएंगे, कौन सी वर्ब के साथ ईएस लगाएंगे और कौन सी वर्ब के साथ आईईएस लगाएंगे। तो सबसे पहला जो हम पढ़ते हैं वो है कि जिस वर्ब के अंत में, जिस क्रिया के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच,
ओ एक्स और जेड होता है। उसके अंत में हम ES जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ES। प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव में मेन वर्ब के साथ S, ES, IS कैसे लगाना है ये हम देख रहे हैं। तो कैसे लगाना है, उसमें हम जिस वर्ब के अंत में S, SS, SH, CH, OX, Z होगा उसमें ES जोड़ेंगे। अब ऐसी वर्ब बताइए जिसके अंत में ये लेटर आते हों, ये जो लेटर हैं ये आते हों, ऐसी वर्ब कौन सी है? तो ऐसी वर्ब हम अगर देखें तो CATCH से CH आ रहा है, क्या हो जाएगा? CATCHEH, कैचिज, कैच का कैचिज। नेक्स्ट है गो, गो का क्या हो जाएगा? गोज, लास्ट में ओ आ रहा है, यहाँ पे CH आ रहा है। ठीक है, ये हमने वर्ब में ES लगाना सीखा कि किस प्रकार लगाएंगे। अगर वर्ब के अंत में S, SS, SH, CH, OX और Z अगर होता है तो उसमें हम ES जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ES जोड़ते हैं। एग्जाम्पल हमने देखे, केच का केचिज हो गया, गो का गोज हो गया। ये तो बात हो गई ES की। अब S किस में लगाएंगे, कौन सी वर्ब में, और IES किस में लगाएंगे। ठीक है, ये भी बात हम कर लेते हैं। जिस वर्ब के अंत में Y होगा और Y से पहले कोई वोवेल, वोवेल मीन्स स्वर होगा। अब बात आती है स्वर कौन कौन से होते हैं। स्वर कितने होते हैं? स्वर 5 होते हैं। A, E, I, O, U। ये स्वर हैं, तो फिर कॉन्सोनेंट कौन से हैं, व्यंजन कौन से हैं? तो हमें अगर एक चीज़ पता है कि A, E, I, O, U ये स्वर हैं, तो इनको छोड़कर बाकी जो बचे वो क्या हुए? वो व्यंजन होते हैं। वो क्या होते हैं? वो व्यंजन होते हैं। ठीक है, जिस वर्ब के अंत में Y हो और Y से पहले कोई वोवेल मीन्स स्वर हो तो क्या करते हैं हम? ओनली एस जोड़ते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए, प्ले, लास्ट में क्या है? वाई, वाई से पहले ए स्वर है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या करेंगे? प्ले का प्लेज हम कर देंगे, से का सैज हम कर देंगे, क्योंकि रूल हमारा कहता है कि वर्ब के अंत में अगर वाई होगा और वाई से पहले कोई वोवेल मीन्स स्वर होगा तो ओनली एस जोड़ देंगे। तो हमारा इस तरीके से वर्ब में हम SES, IS जोड़ देंगे। अब एक और जो बचता है कि IES किस में लगाते हैं वो भी देख लेते हैं। वर्ब के अंत में Y होगा और Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन होगा।
तो y को हटाकर IES जोड़ेंगे। जिस वर्ब मीन्स क्रिया के अंत में y होगा और y से पहले कोई कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन होगा तो y को हटाकर हम क्या करेंगे, उसमें IES जोड़ेंगे। एग्जाम्पल देखा जाए, फ्लाई, क्या है फ्लाई, लास्ट में क्या आ रहा है y, y के ठीक पहले क्या है l, l वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है सर, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि स्वर कौन कौन से होते हैं, स्वर 5 होते हैं, a e i o u। तो क्या यहाँ पे a है, e है, i है, o है, नहीं है सर, तो क्या करेंगे, y को हटाकर IES जोड़ देंगे। फ्लाइज, क्राइज, लास्ट में y है, y से पहले व्यंजन है r, यहाँ भी व्यंजन है l। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सीखा अभी कि कौन सी वर्ब में s लगाते हैं, कौन सी वर्ब में es लगाते हैं और कौन सी वर्ब में IES लगाते हैं। ठीक है, जिसके अंत में, जिस वर्ब के अंत में ये लेटर, कौन से लेटर जो मैं बोल रहा हूँ, S, डबल S, SH, CH, O, X, Z होता है, उसके अंत में हम ES जोड़ते हैं। और जिस वर्ब के अंत में Y होता है और Y से ठीक पहले अगर कोई स्वर यानी A, E, I, O, U अगर ये होते हैं तो उसके लास्ट में हम S जोड़ते हैं। जैसे प्ले का प्लेज हुआ था, से का सेज हुआ था। तीसरा जो हमने जाना वो ये जाना कि जिस वर्ब के अंत में अगर y होता है और y से ठीक पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन होता है तो हम y को हटाकर क्या कर देते हैं, IES जोड़ देते हैं, y को हटाकर IES जोड़ देते हैं। इस तरीके से हमने वर्ब में SES IES जोड़ना सीखा। आइए हम देखते हैं अब कि प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्यों में अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं। उनमें बात जो होती है कोई भी वो यस में होती है कि हाँ ये कार्य होगा, यह काम होगा, वह विद्यालय जाएगी जाता है, वह खाना खाता है, वो कपड़े धोता है, इसमें यस में होता है। बात जो होती है वो यस में होती है कि हाँ ये काम होगा। और नेगेटिव जो हैं उनमें नहीं होगा तो नहीं ये काम नहीं होगा, वो विद्यालय नहीं जाती है, वो खाना नहीं खाता है, वो कपड़े नहीं धोती है, इस तरीके से। ठीक है, तीनों रूल्स SES IES के हमने देखे। अब देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस का निर्माण यानी सकारात्मक वाक्यों का निर्माण कैसे किया जाता है, किस प्रकार से हम सकारात्मक वाक्यों का निर्माण करेंगे। अगर सेंटेंस बनाना हमें आ गया तो उसे बोल भी हम लेंगे और उसे पढ़ भी हम लेंगे, उसे समझ भी हम लेंगे। और अगर सेंटेंस का निर्माण हमें करना आ गया तो हम एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, उसको बोल सकते हैं, और पैराग्राफ बोल सकते हैं तो फिर हम पूरा लेसन पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले जो अहम कड़ी है वो हमें आनी चाहिए, वो आनी चाहिए सेंटेंस का निर्माण, सेंटेंस को बनाना। एक जो निश्चित क्रम है उस निश्चित क्रम में हम किस प्रकार से वर्ड्स को लिखें, किस प्रकार से शब्दों को उस क्रम में जमाएं, और वो क्रम जमाना कौन सिखाता है, वो हमारा टेंस सिखाता है। ये अपना आप में ही एक कॉन्सेप्ट वाला एक आधारभूत जो है वो टॉपिक होता है। इसी के बेसिस पे हम पैसिव वॉइस को समझते हैं और इसी के बेसिस पे हम डायरेक्ट नरेशन जो होते हैं उन्हें समझते हैं। और कहीं ना कहीं करेक्ट फॉर्म में भी ये काम आता है और कहीं ना कहीं मॉडल में भी ये काम आता है। तो टेंस जो टॉपिक है ये आने वाले जो टॉपिक्स हैं इसके आगे ग्रामर में, इनमें हर एक में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, आइए हम ये देखते हैं। सकारात्मक वाक्य, किसी भी चीज़ को हम सूत्र के माध्यम से, सूत्र कह दो, फॉर्मूला कह दो, पैटर्न कह दो या स्ट्रक्चर कह दो, बात एक ही है।
फॉर्मूला कह दो, पैटर्न कह दो या स्ट्रक्चर कह दो कि हम सेंटेंस को किस प्रकार से शब्दों को जमाएंगे, वही हम इसमें फॉर्मूले में सीखते हैं। तो अफर्मेटिव में सबसे पहले अपना अफर्मेटिव में सब्जेक्ट यानी कर्ता कौन होता है? कर्ता जो कार्य को करता है वो ही कर्ता होता है, प्लस मेन वर्ब मीन्स मुख्य क्रिया। अब मुख्य क्रिया में हमें क्या ऐड करना है? एस, ई एस एंड आई ई एस प्लस ऑब्जेक्ट जिस पर कार्य हो रहा होता है उसे क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म प्लस ईटीसी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम किस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। राम विद्यालय जाता है। राम कहाँ जाता है? विद्यालय जाता है। तो कार्य को कौन कर रहा है जाने का? राम कर रहा है। और सब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो सबसे पहले स्टार्टिंग में दे रखा है सब्जेक्ट जो कार्य को करता है। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे राम। सब्जेक्ट के बाद फॉर्मूले में, स्ट्रक्चर में, पैटर्न में क्या दे रखा है? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्रिया क्या होती है? जिससे आपने छोटी क्लास में पढ़ा था कि कार्य का करना होना पाए तो उसे क्रिया कहते हैं। शॉर्ट में समझा जाए तो हिंदी अर्थ जब निकालेंगे तो उसके पीछे ना आएगा, लिखना, बोलना, पढ़ना। अब जाना वर्ब है कि नहीं है? है सर। तो क्या लिखेंगे? राम गोज, क्योंकि यहाँ पे ओ है इसलिए ई एस लगा दिया हमने। राम गोज, और गो हो, वेंट हो, गोइंग हो या गोन हो, अगर उनके प्लस में, उनके बाद में कोई स्थान होता है तो हम बीच में टू लगाते हैं। तो राम गोज और ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा स्कूल। जिसके लिए काम हो रहा होता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से सेंटेंस का निर्माण हम अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। आइए एक और सेंटेंस देखते हैं। सीता कपड़े धोती है। क्या धोती है? कपड़े धोती है। तो कार्य को कौन कर रहा है? सीता कर रही है सर। तो सब्जेक्ट कौन है? सीता है। ठीक है। अब धोना वर्ब है कि नहीं है? बिल्कुल है। धोने के लिए वॉश, लास्ट में क्या आ रहा है? एस एच आ रहा है। तो मैंने क्या बताया था? जिस वर्ब के अंत में लास्ट में अगर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ एक्स जेड होता है तो हम उसमें ई एस ऐड करते हैं एक वचनकर्ता के साथ। अब ही, शी, इट, नेम मेल जेंडर के लिए ही, फीमेल जेंडर के लिए शी, और नेचुरल थिंग्स के लिए इट, और नेम में कोई भी नाम हो सकता है, राम, श्याम, गीता, सीता। तो यहाँ पे कौन है? सीता। तो एस एस आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो सीता वॉशेस क्लॉथ्स। इस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस का निर्माण होता है। तो आज की वीडियो में इसमें हमने जाना कि किस प्रकार से सेंटेंस का निर्माण किया जा सकता है, किस प्रकार से हम एक जो शब्दों का अरेंजमेंट होता है उसे किस क्रम में हम जमाते हैं, एक फॉर्मूलों के माध्यम से, टेंस के माध्यम से हमने सीखा। आगे भी आप इसी तरीके से इजी वे में, आसान तरीके से अगर सीखना चाहते हैं, आसान भाषा में, आसान कॉन्सेप्ट के माध्यम से अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसी तरीके से आपको जारी रखना होगा, इसी तरीके से आपको निरंतर पढ़ना होगा। ठीक है। और एक जो सरल काम जो करना है वो करना है आपको कि प्ले स्टोर पर जाके आपको डाउनलोड करना है रैंकर पॉइंट ऐप, और रैंकर पॉइंट ऐप पर आपको मिलेगा रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव क्लासेस, ऑडियो, वीडियो एंड पीडीएफ नोट्स। ठीक है। और आप घर बैठे आनंद ले सकते हैं हमारे विद्वान साथियों से पढ़ने का। Hello everyone, wish you very happy and healthy good morning. Good morning all of you. मैं दीपा पवार आपकी साइंस टीचर आपका साइंस क्लास में वेलकम करती हूँ। सबसे पहले हम बोर्ड क्लीन कर लेते हैं। ओके।
और हमारे सब्जेक्ट को मेंशन किए लेते हैं। Hello everyone, good morning again all of you. Today we are taking class 8th subject everybody knows, science, chapter number 1st, part 1st. Chapter name is crop production and management. Chapter name is crop production and management, मतलब फसल उत्पादन एवं प्रबंध। जी हाँ, हम लोग ले रहे हैं आज क्लास 8th। आप सभी जानते हैं सब्जेक्ट है साइंस। इसका हम ले रहे हैं पार्ट 1, ठीक है, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। ओके, हम देख रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं क्लास 8 सब्जेक्ट, आप सभी को पता है साइंस। इसका हम ले रहे हैं चैप्टर 1, इसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। देखिए, कुछ मोटी मोटी चीज़ों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि हम एक चैप्टर को पैराग्राफ वाइज पढ़ा करेंगे। लाइक अगर हमारी एक क्लास में हम 1 से 2 पैराग्राफ ही अगर क्लियर कर पाए हैं, नो प्रॉब्लम, हम धीरे धीरे कवर करेंगे, क्योंकि जिससे क्या होगा, उस पैराग्राफ में जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन बनेंगे, एक एक लाइन को आपको बिल्कुल ठीक से समझा के एक एक वर्ड का मीनिंग खोल खोल के पढ़ाया जाएगा, जिससे कि उस पर्टिकुलर चैप्टर से कितने क्वेश्चन उठ रहे हैं, चाहे वो क्वेश्चन आपके 1 वर्ड में आए, 1 लाइन में आए या डिटेल में आए, चाहे मेजर फॉलोइंग में आए, ट्रू फॉल्स में आए, ओके, या ट्रू फॉल्स में आए, फिल इन द ब्लैंक्स में, या मेजर फॉलोइंग में आए, एनीवेयर कैसे भी आपको आ जाए, आप उनका आंसर देने में एबल हो। और आप लोग एबल कब होंगे? जब आप लोग चैप्टर को हमारे साथ अच्छे से समझेंगे। तो हम सभी रैंकर पॉइंट टीचर्स का मेन मोटो यही रहेगा कि हम आपको चैप्टर को इतना डिटेलिंग, इतना अच्छे से पढ़ाएं कि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर तो बाद में करेंगे जो चैप्टर के एंड में दिए रहते हैं, लेकिन उस चैप्टर से ही बनने वाले एक एक लाइन में जो भी क्वेश्चन बनेगा, आप खुद से समझ जाएंगे कि वाह, इस चैप्टर को हमने पढ़ा तो इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बन गए हैं जिनके आंसर हमें चैप्टर पढ़ने के ड्यूरेशन में क्लास में ही याद हो गए। तो आप लोग सबसे पहले हमारे साथ रैंकर पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में जुड़िए। डेली प्ले स्टोर पर जाकर रैंकर पॉइंट ऐप को डाउनलोड कीजिए, जहाँ पर आपको मिलेंगी सभी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस एंड लाइव वीडियो। जहाँ पर आपको मिलेंगी सभी सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड वीडियो को आप कितनी भी बार देख और सुन सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं पैराग्राफ की। तो हम पैराग्राफ में ये देखने वाले हैं कि हम एक पैराग्राफ को, मतलब हम एक चैप्टर को कई पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, कई भाग में। जैसे आज अगर मैंने सपोज़ आप सभी के पास बुक होगी, तो हम देखेंगे अगर हम पैराग्राफ 1.1, 1.2 एंड 1.3 पे अगर हमने बात करी और अगर हमारे आज का टाइम ओवर हो गया तो ये हमारा हो जाएगा पार्ट 1। इसी तरह से हम चैप्टर की लेंथ के अकॉर्डिंग एक एक चैप्टर को रीड करेंगे, टॉपिक वाइज, पैराग्राफ वाइज, ठीक है, कि उसमें क्या है क्या नहीं है, हमने चैप्टर कितना पढ़ा, कितना समझा, उसमें क्या क्या टॉपिक बन रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हमने जानी, ठीक है। उसके अलावा जैसे हमारा चैप्टर पूरा होता है, चाहे वो एक पार्ट में पूरा हो, 2 में हो, 3 में हो, ठीक है, तो जिस दिन पूरा हुआ करेगा उस दिन हम आपको बताएंगे कि आज हमारा चैप्टर हमने समझ के पूरा किया है। अगले पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर जो आपके चैप्टर के पीछे दिए होते हैं वो तो हम करेंगे ही, लेकिन उस पर्टिकुलर चैप्टर में से हमें और कितने क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं ना, काफ़ी सारे आप लोग देखिएगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन बनेंगे और हम जब आपको करवाएंगे तो आपको लगेगा कि वाह, ये तो पूरा की पूरा चैप्टर ही उतर के आ गया है कि हर एक पैराग्राफ में से एक एक क्वेश्चन बन रहा है। कई बार चूँकि आप लोग 8th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, बड़े हैं, कई बार आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी, ये आपके सामने आई होगी ये चीज़ कि आप एग्ज़ाम टाइम में देखते हैं कि कहीं से भी फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ नई चीज़ उठ के आ गई है ना, ट्रू फॉल्स में आ गया, मैच द फॉलोइंग में आ गया, आप या फिर आंसर होते हैं जो आपके 1 वर्ड में होते हैं, 1 लाइन में होते हैं, डिटेलिंग होते हैं ना, 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 5 मार्क्स का आप बोलते हैं, ये थोड़ा सा अलग उठ के आ गया, कहाँ से आया? नहीं, वो उठ के कहीं से नहीं आता है ना, वो हमारे चैप्टर में से दिया होता है। लेकिन कारण क्या होता है, हम चैप्टर को कहीं ना कहीं पढ़ने में
गलती कर जाते हैं, हम ध्यान नहीं देते। इसलिए आपने कभी नोट किया होगा क्लास में टीचर हमेशा, हमारे जो टीचर होते हैं इस बात पर जोर देते हैं कि आप चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ें, है ना। क्या पढ़ें? आप चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ें। देखिए क्वेश्चन कभी भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं आते हैं, क्वेश्चन हमेशा चैप्टर में से ही बन के आते हैं। ओके, तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए, चैप्टर को पढ़िए, अपने सारे प्रॉब्लम के सलूशन लीजिए। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं, हम चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसमें हम कुछ मेन बिंदुओं पर बात करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको यहाँ पर पॉइंट नोट करा देती हूँ। जो पॉइंट मैंने उठाए हैं, देखिए बुक पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 एंड पैराग्राफ 3 ऑल्सो। ठीक है, हम 3 पैराग्राफ पर बात करेंगे, अगर इस क्लास में हम कंप्लीट कर पाते हैं तो। उससे बनने वाले जो भी हैं टॉपिक को मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर, कुछ बिंदुओं को जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद आप ये खुद नोटिस करेंगे जब आप चैप्टर को रीड करेंगे कि वाओ, काफ़ी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, चैप्टर हमें अच्छे से समझ में आ चुका है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो हम पहला बिंदु देखेंगे, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे भारत एक कृषि प्रधान देश। कई तरह की कृषि होती है भारत में, आप सभी को पता है, कई तरह की कृषि, पर मुख्यतः दो प्रकार। पहला रबी, दूसरा खरीफ। ठीक है, फिर हम अगले बिंदु पे बात करेंगे, वो है हमारा फसल किसे कहते हैं। नेक्स्ट बिंदु पे हम हमारे बात करेंगे सजीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। नेक्स्ट बिंदु पे हम लोग बात करेंगे पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। ठीक है, हम देखेंगे नेक्स्ट, हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं। हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने लिया है क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इसका हम पढ़ रहे हैं भाग 1। देखिए फसल उत्पादन एवं प्रबंध, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि उचित वितरण, कृषि खेत के उचित वितरण, उचित देखभाल, सिंचाई, अच्छी खादों का देना, कीटनाशक का छिड़काव करना, समुचित खेतों की बाड़ेबंदी करना, इन सभी के द्वारा हम अच्छी से फसल का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। हम कई प्रबंध कर सकते हैं, जैसे समय समय पर कीटनाशक का छिड़काव करें। जब हम किसी भी बीज को बोते हैं उसके पहले हम ज़मीन की जो खुदाई करवाते हैं, है ना, जो निंदाई करवाते हैं, उस टाइम हम उसमें उर्वरक मतलब अच्छी पैदावार के लिए इसमें अच्छी तरह की खाद का प्रयोग करें। ज़मीन को नरम बनाए रखने के लिए पानी का जो लेवल है वो बनाए रखें। ठीक है, और समय समय पर हम फसलों
को कीटों से बचाएं, अच्छी मिट्टी दें, अच्छी खादों का प्रयोग करें, समुचित पानी, किसी को कम, किसी फसल को कम, किसी को ज़्यादा लगता है। सारी फसल का ध्यान रख के हम फसल का अधिक से अधिक उत्पादन, मतलब अच्छे से अच्छे प्रबंध करके हम अधिक से अधिक उत्पादन फसलों का ले सकते हैं। अगर सपोज आपने सोचा कि हमने फसल बो दी, फिर हम देख ही नहीं रहे हैं उसमें कीड़े लग रहे हैं, उसे पानी की ज़रूरत है ही नहीं है, ज़्यादा पानी दे दिया तो जा रहा है, कम पानी के कारण फसल सूख रही है, नहीं। अगर आप अच्छा प्रबंध करेंगे तो आपको फसल का उत्पादन अच्छा मिलेगा, मतलब ज़्यादा मात्रा में फसल मिलेगी। तो ये तो है हमारे जस्ट टॉपिक का नाम, जिसको मैंने आपको एक बार समझा के बताया कि फसल उत्पादन में प्रबंध क्या होता है, कैसे होता है। उचित प्रबंध करेंगे, समुचित व्यवस्थाएं करेंगे, उन्नत तकनीकी का हम अगर प्रयोग करेंगे तो ही हम फसल का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उत्पादन ले सकते हैं। ओके, अब हम सबसे पहले चलते हैं फसलों की तरफ। तो देखिए, चूँकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, ओके, हम सभी जानते हैं, हम थोड़ा सा लीक से हट के बात कर रहे हैं चूँकि आपके इस चैप्टर से जुड़ा हुआ है। ओके, हम थोड़ा सा लीक से हट के चलते हैं कि हम देख रहे हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है। ओके, अब भारत की 90%, 99% जनता, आप कह सकते हैं इवन 100% जनसंख्या जो है वह भोजन के लिए खेतों पर ही डिपेंड करती है, वो भोजन के लिए कृषि पर ही निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? कृषि पर। देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है ना, जहाँ अधिक से अधिक मात्रा में फसल उगाई जाती है और भारत की 99, आप कह सकते हैं 100% जनता ही खाने के लिए कृषि पर निर्भर करती है। जो खेतों से हमें फसलों के द्वारा गेहूँ, दाल, चावल, ज्वार, मक्का, जो भी फसल मिलती है, ठीक है, उससे हमारी भारत की जनसंख्या की खाने की पूर्ति होती है। अदर सोर्सेज भी होते हैं, लेकिन वो सिर्फ 10 to 20% होते हैं। अगर हम 20% में हम बात कर ले तो पेड़ पौधे आते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे आते हैं। 10% सोर्स में हम अगर बात करते हैं तो जीव जंतु आते हैं। मैं भी आपको क्लियर करूँगी कैसे। देखिए, 80% जो हमारे खाने का सोर्स होता है वो हमें कृषि से प्राप्त होता है। किसके रूप में प्राप्त होता है? हमें अनाज के रूप में प्राप्त होता है। अनाज में दाल, तिलहन, ज्वार, मक्का, गेहूँ, बाजरा, रागी, वॉटएवर जो भी हम फसल उगाते हैं, ठीक है। तो हमारी 80 से 90% जनता भारत की कृषि पर डिपेंड है, ठीक है। 20% अगर हम बात करते हैं पेड़ पौधों की, तो पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है ना, पेड़ पौधों से हमें फल सब्जियां प्राप्त होती है, ठीक है। कई तरह के पेड़ पौधों से जो कि हमारे शरीर में विटामिन मिनरल्स की पूर्ति करते हैं। हमें कई तरह से कई विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन B12 वगैरह, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये हमें फल और सब्जियों से मिलते हैं। क्योंकि अगर हमारे भोजन में एक ही तरह का भोजन शामिल है तो उसके कारण हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं। इसलिए आपने देखा होगा, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा, भोजन कहाँ कहाँ से होता है और भोजन कई तरह का, कि हम हमारे नाश्ते, खाने और रात के खाने में अलग अलग तरीके की चीज़ों का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? अलग अलग खाने से अलग अलग तरीके की ऊर्जा प्राप्त होती है। अलग अलग खाने से ऊर्जा से मतलब है किसी खाने से हमें विटामिन मिला, किसी से प्रोटीन मिला, किसी से वसा मिली। इसलिए हमारे खाने में हम सभी तरह के भोजन का, सभी अलग अलग भोजन सामग्री का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे भोजन को हम संतुलित बना सकें और हमारी बॉडी सुचारू रूप से काम कर सके, ठीक है। तो ये तो देखा हमने 90% जनता तो हमारी कृषि पर डिपेंड है। 20% हमने देखा, 20-30 जो भी हम कहें कि पेड़ पौधों पर, तो पेड़ पौधों से हमें फल और सब्जियां प्राप्त होती है। मेडिसिन भी कई तरह की पेड़ पौधों से बनाई जाती है, ठीक है। और 10 से 20% हम लोग जीव जंतु पर निर्भर करते हैं। जीव जंतु पर कैसे? जीव जंतु से हमें क्या प्राप्त होता है? जीव जंतु से हमें मांस, मछली, अंडे और जो मेन है हमारा दूध, ठीक है। देखिए, जीव जंतु से जो लोग मांसाहारी हैं वो जो मांस का सेवन करते हैं तो वो मांस, मछली, अंडे का सेवन करते हैं। और जीव जंतु में सबसे मोस्ट चीज़ है हमारी दूध, जो दूध हमें गाय भैंसों से प्राप्त होता है, ये हम सभी जानते हैं। और दूध हमारे खाने का एक अहम हिस्सा है और दूध से ही दूध, दही, पनीर,
घी आदि चीज़ें बनाई जाती हैं। घी जो कि हमारे शरीर में वसा की पूर्ति करता है, और मावा जिससे कि हम कई तरह की मिठाइयाँ बनाते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो हमने देखा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमें 90 से 80% खाने का खेतों से प्राप्त होता है अनाज के रूप में। फिर हमने देखा कि 20% हमें पेड़ पौधे से प्राप्त होता है, 10 to 15% हमें जीव जंतु से मिलता है। किस किस रूप में मिलता है ये हमने यहाँ पर अभी बात करी। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कुछ और चीज़ों को कि अब हम देख रहे हैं भारत में कई तरीके की खेती होती है। ओके, देखिए मैं एक बार आपका फिर थोड़ा सा ध्यान ले चलूँगी आपकी सामाजिक अध्ययन की तरफ, सोशल स्टडी की तरफ। हमने देखा है भारत में हर 50 से, जो कि हमारी कहावत है, भारत में हर 50 से 100 किलोमीटर पर जलवायु में, पहनावे में, बोली में, खाने पीने में अंतर आता है। यही विशेषता है। अब्रॉड में, विदेश में ऐसा नहीं होता है कि हर 100 किलोमीटर पर आपका खाना, आपकी बोलचाल, आपका पहनावा चेंज हो। लेकिन भारत इन विभिन्नताओं के कारण भी एकता में बंधा हुआ है। हमने देखा है ना कि हम पढ़ते ही हैं कई बार कि हर 100 किलोमीटर पर जलवायु चेंज हो जाती है, कि पानी चेंज हो गया है ना। पानी नहीं, बोली भी चेंज मिलती है, खाने की वैरायटी चेंज मिलती है ना, पहनावा चेंज मिलता है। तो इसी तरह से हमने देखा है कि भारत के हर प्रदेशों में, ये तो हो गई हमारी थोड़ी सी लीक से हट के बात। हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। वो समझाया इसलिए ताकि आपको ये चीज़ समझ में अच्छे से आ सके। ओके, तो इसी तरह खेती भी है, कृषि भी। हमने देखा है कि भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके की मिट्टी पाई जाती है, अलग अलग तरीके की वर्षा का रेशियो होता है ना, अलग अलग तरीके की जलवायु पाई जाती है, अलग अलग तरीके की आर्द्रता पाई जाती है, ज़मीन की जो क्वालिटी होती है वो अलग अलग पाई जाती है ना। जैसे कि हमारे कल्चर में विभिन्नता पाई जाती है, सेम ऐसे ही हमारे भारत के हर स्टेट में कहीं वर्षा ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है। ठीक है, कहीं पर ठंड ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है, कहीं की मिट्टी भूरी, कहीं की काली, कहीं की दोमट, कहीं की चिकनी होती है। ठीक है, कहीं तापमान ज़्यादा, कहीं कम। उसके बावजूद भी, इतनी विभिन्नताओं के कारण भी, हमारा भारत कई तरह की फसलों का उत्पादन करता है। इतनी विभिन्नताओं के कारण भी भारत में कई तरह की फसल उगाई जाती है। ठीक है, और भारत जो है इतनी विभिन्नताओं के बाद भी कई तरह की फसल का उत्पादन करता है, और भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को अनाज आपूर्ति करके, जो कि हमारे खाने का मेन सोर्स है, जनसंख्या जो कि अनाज पे ही डिपेंडेंट है, उसकी पूर्ति करता है। तो भारत में कई तरीके की इतनी विभिन्नताओं के बाद भी हर स्टेट में मिट्टी, जलवायु, वर्षा, टेम्परेचर, सब की चीज़ों की भिन्नताओं के कारण भी भारत में कई तरीके की खेती होती है। दाल, तिलहन, अनाज अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, कई तरीके की होती है। लेकिन फिर भी हमने भारत की कृषि को मुख्यतः 2 भागों में बांटा है। फिर भी हमने भारत की कृषि को 2 भागों में बांटा है। देखिए, एक है खरीफ की और दूसरी है रबी की। रबी है ये, नॉट रवि, रबी, बकरी और बड़ी की मात्रा, खरीफ और रबी की फसल। ठीक है, अब हम देखते हैं फसलें तो कई तरह की होती हैं इतनी विभिन्नताओं के कारण भी, लेकिन मुख्यतः हमने हमारी भारत की फसलों को 2 भागों में बांटा है, रबी और खरीफ। हम सबसे पहले आ जाते हैं खरीफ की फसल पर। तो खरीफ की फसल हम देखते हैं कब होती है और इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो खरीफ की फसल जो होती है वो हमारी होती है वर्षा ऋतु में। खरीफ की फसल जो होती है वो हमारी वर्षा ऋतु में होती है, जून से सितंबर में बोई जाती है। ठीक है, और इसमें मुख्यतः जून से सितंबर में होती है। खरीफ की फसलें कहलाती है, इसमें मुख्यतः धान, मक्का, मूंगफली, इसमें मुख्यतः फसल जो होती है धान, मक्का, मूंगफली और सोयाबीन। फिर हम दूसरी बात करेंगे रबी की फसल की। देखिए,
खरीफ की फसल हमने हमारे भारत की वैसे तो कई तरह की खेती होती है, लेकिन फिर भी हमने हमारी फसलों को मुख्यतः 2 चीज़ों में बांटा है, खरीफ की और रबी की। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है ना। आप कई बार देखते होंगे जिनके खेत हैं या अपने आपके आसपास भी कई खेत होंगे, आपके फ्रेंड्स हैं जिनकी की खेती होती होगी, तो वो कहते हैं कि हाँ वर्षा ऋतु में जून से सितंबर में हमने ये फसल बोई है। तो कौन कौन सी फसल बोई जाती है वर्षा ऋतु में? जो आती है, जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है, वर्षा ऋतु होती है भारत में जून से सितंबर माह के बीच में। तो हम मेनली फसल, वैसे तो काफ़ी सारे तरीके की फसलें होती हैं, लेकिन हम कुछ मुख्य फसलों की भी बात की लेते हैं यहाँ पर कि धान, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, ये जो है ये खरीफ की फसल कहलाती हैं, जो कि जून से सितंबर के बीच इनकी पैदावार उत्पन्न होती है। ठीक है, वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं, जून से सितंबर माह के बीच में बोई जाती हैं, जिनका उत्पादन किया जाता है। इसमें मुख्य फसल धान, मक्का, मूंगफली और सोयाबीन। अब हम रबी की फसल की बात करते हैं, तो रबी की फसल मुख्यतः कब बोई जाती है? शीत ऋतु में। शीत ऋतु में, ठीक है। और कब बोई जाती है? जून से अक्टूबर के बीच में। और ये कब होती है? अक्टूबर से मार्च माह में। इसमें मुख्य होती है गेहूँ, चना, मटर इत्यादि। इसमें होती है गेहूँ, चना, मटर, सरसों। देखिए, अब हम वापस से रबी की फसल पे आते हैं। तो शीत ऋतु, ठंड में जो फसलें बोई जाती हैं, जिनका उत्पादन किया जाता है, वो रबी की फसल कैसा कहलाती हैं? कौन से माह में होती है ये? अक्टूबर से मार्च माह के बीच में ये फसल बोई जाती है, इनका उत्पादन हो जाता है। अक्टूबर नवंबर में फसलें बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल तक ये पक के तैयार हो जाती हैं। इनमें मुख्य फसल कौन कौन सी होती है? इनमें मुख्य फसल होती है गेहूँ, चना, मटर, सरसों। आपने कई बार होली पर देखा होगा, है ना, कि लोग कहते हैं गेहूँ पक गए हैं, चने पक गए। तो ये फसल पक के कब तैयार होती है? जो शीत ऋतु में ठंड में बोई जाती है अक्टूबर में, ये हमें मार्च माह में पक के तैयार होती है। तो देखिए कितने सारे क्वेश्चन बने। भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है, ठीक है। भारत में यूँ तो मुख्यतः कई तरह की फसलों का उत्पादन किया जाता है, लेकिन हमने भारत की फसलों को मुख्यतः किन 2 भागों में बांटा है? हमने भारत की फसलों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा है, रबी की और खरीफ की। ठीक है, हमने खरीफ की फसल देखी जो कि वर्षा ऋतु में बोई जाती है, जून से सितंबर माह के बीच में बोई जाती है, और इसमें मुख्य फसल होती है धान, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन। फिर हमने रबी की फसल की बात करी जो कि शीत ऋतु में बोई जाती है, अक्टूबर से मार्च माह के बीच में होती है। इसमें मुख्य फसल होती है गेहूँ, चना, मटर, सरसों। ठीक है, तो हमने ये बात करी। अब हम देखते हैं फसल किसे कहते हैं। देखिए, जैसे आप अपने टॉपिक पे जाएंगे ना, आप पैराग्राफ 1 देखेंगे, 2 देखेंगे, 3 देखेंगे, तो आप देखेंगे कि अरे वाह, हमने पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 कंप्लीट कर लिया और उन्हीं में से निकाल के मैंने बिंदु यहाँ पर लिखाए हैं और उन्हीं पर हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर आप देखिएगा जब मैं आपको एंड में बताऊँगी क्लास एंड में, कि काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे पास इनसे निकल के आ गए हैं, है ना। ज़रूरी नहीं कि हमें जो चैप्टर एंड की एक्सरसाइज में दिए रखते हैं हम उन्हीं क्वेश्चन को करें। देखिए, वो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, चूँकि आप लोग अब बड़ी कक्षा के बच्चे हैं, 8th क्लास के बच्चे हैं, आप डे बाय डे क्लास प्रमोट होकर बड़ी क्लास में जाएंगे, तो आपको अपना लेवल अपडेट करना है। हम सिर्फ पीछे की एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर पे डिपेंड नहीं रह सकते। हमें चैप्टर को इस तरह से अभी से रीड करने की आदत डालनी है कि उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में से, उस पर्टिकुलर चैप्टर में से हम कितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएँ। ठीक है, कितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम बनाएं और कितने के आंसर देने में हम एबल हुए। हम एबल कब होंगे क्वेश्चन का आंसर देने में? जब हम चैप्टर को ढंग से पढ़ेंगे। ढंग से कब पढ़ेंगे? जब हम क्लास में ध्यान देंगे। ठीक है, तो सिर्फ 4 बिंदु से हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन हुए। हमने देखा फसल उत्पादन और प्रबंधन कैसे करना है। फिर हमने देखा भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत की 90% जनसंख्या जो है वो खाने के लिए खेतों के द्वारा जो फसल उत्पादन होता है उस पर डिपेंड है। 10 से 20% जो है हमारे खाने का हमें प्राप्त होता है पेड़ पौधों से। कैसे प्राप्त होता है? फल और सब्जियों के रूप में। फिर हमने देखा हमारा 10 से 15% हमें मिलता है जीव जंतु से। किन के द्वारा मिलता है? मांस, मछली, अंडे और मेनली दूध जो हमें गाय भैंसों से प्राप्त होता है। ठीक है, फिर हमने देखा भारत में कई तरीके की कृषि होती है।
भारत में हमने हमारा देखा, हमारा कल्चर, भारत के बारे में एक बात बहुत फेमस है जो हमने कहा है कि भारत में हर 50 से 100 किलोमीटर पर रहन सहन में, खाने में, बोली में, पहनावे में अंतर आता है। सेम भारत की मिट्टी पर भी ये चीज़ लागू होती है कि भारत में हर स्टेट में जलवायु, वर्षा, मिट्टी अलग अलग तरीके की पाई जाती है। मतलब कई विभिन्नताओं को लिए भारत है, फिर भी भारत में कई तरह की फसल का उत्पादन किया जाता है। लेकिन मुख्यतः भारत की फसलों को हमने 2 भागों में बांटा, किसमें? रबी में और खरीफ में। ठीक है, रबी की फसल में हमने देखा कौन कौन सी होती हैं। खरीफ की फसल होती है जो वर्षा ऋतु में होती है और जून से सितंबर माह के बीच में होती है। ठीक है, मई जून में जिनकी बुआई होती है, सितंबर में वो फसल पककर तैयार होती है। इसमें मुख्य फसल के हमने नाम देखे, धान, मक्का, मूंगफली और सोयाबीन। ठीक है, फिर हमने देखी रबी की फसल, ये होती है शीत ऋतु में। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में इनकी बुआई होती है, मार्च में फसल पक के तैयार होती है। और इनमें मुख्य फसल है गेहूँ, चना, मटर, सरसों। ठीक है, अब हम देख रहे हैं फसल किसे कहते हैं। देखिए, जब हमने इतना देखा है तो हमें ये भी देखना है कि फसल किसे कहते हैं। जब ज़मीन के एक बहुत बड़े टुकड़े में, सपोज इस ज़मीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है, जब यहाँ पर एक ही तरीके की फसल के पौधे बोए जाएंगे, है ना। देखिए, फसल किसे कहते हैं? जब ज़मीन के एक बहुत बड़े भाग में एक ही तरह के पौधे उगाए जाएंगे, एक ही अनाज के पौधे उगाए जाएंगे, तो उसे फसल कहते हैं। ठीक है, आपको सपोज क्वेश्चन आ जाए फसल किसे कहते हैं, तो आप तो बोलेंगे पढ़ा तो है लेकिन हमें पता ही नहीं कि फसल किसे कहते हैं। देखिए, कभी भी अगर आप सोचेंगे ना कि ज़मीन का एक टुकड़ा है, मैंने एक लाइन में गेहूँ बोया है, एक में सरसों, एक में मक्का, एक में ज्वार, और इनका उत्पादन में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कर लूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। फसल के भी अपने अपने कुछ नियम होते हैं कि एक खेत में एक पर्टिकुलर ज़मीन जो यहाँ से वहाँ तक है, उसमें एक ही तरह की का फसल का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, एक बड़े टुकड़े में ज़मीन के एक बड़े भाग में एक ही तरीके की फसल के पौधे लगाकर जो उत्पादन प्राप्त किया जाता है, उसे फसल कहते हैं। चाहे वो पौधे गेहूं के हों, मक्का के हों, ज्वार के हों, किसी भी चीज़ के हों। ठीक है, तो फसल किसे कहते हैं? ज़मीन के एक बहुत बड़े भाग में एक ही तरीके के अनाज के पौधे लगाकर जो उत्पादन प्राप्त किया जाता है, उसे फसल कहते हैं। ये हो गया क्लियर हमारा। अब हम देखते हैं सजीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए, सजीवों में कौन आता है? जो श्वसन करते हैं, जिनके अंदर सांस होती है, मतलब हम, आप, जीव जंतु। ठीक है, हमें क्यों होती है भोजन की ज़रूरत? ऊर्जा के लिए और हमारी दिनचर्या को सुचारू रूप से चलाने के लिए, है ना। भोजन नहीं करेंगे, सपोज़ अगर मैंने भोजन नहीं किया होता तो मुझे ऊर्जा नहीं मिलती, और अगर ऊर्जा नहीं मिलती तो क्या मैं आप लोगों को अभी लाइव क्लासेस में पढ़ा पा रही होती? नो। अगर आप लोग भी लाइव क्लासेस ले रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो आप लोग घर से चाय दूध के साथ नाश्ता करके आए हैं। जब आपका लंच ब्रेक होता है, जब आप लंच ब्रेक होता है तो आप लंच करते हैं, तो क्या होता है? एनर्जी मिलती है ना। और वो एनर्जी किस काम आती है? हमारे उठने, बैठने, खाने, पढ़ने के लिए, है ना। तो भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आज हमने देखा, हमारे पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 की हमने बात की है। तो हमने देखा फसल उत्पादन प्रबंधन कैसे किया जाता है। ठीक है, फिर हमने देखा भारत एक कृषि प्रधान देश है, कैसे है वो जाना कि 99% जनता खाने के लिए कृषि पर ही निर्भर है। कृषि के अलावा और क्या क्या सोर्स हैं, ये हमने देखे। ठीक है, कई तरह की कृषि होती है, वो हमने देखी। लेकिन मुख्यतः 2 तरीके की खेती होती है, खरीफ और रबी। कब कब होती है, किस किस माह में होती है, और उनसे कौन कौन सी फसल प्राप्त होती है। फिर हमने देखा फसल किसे कहते हैं। ओके, तो फसल किसे कहते हैं? ज़मीन के एक बहुत बड़े भाग में ज़मीन के एक ही तरीके के फसल के पौधे लगाकर जो उत्पादन प्राप्त किया जाता है, उसे फसल उत्पादन कहते हैं। फिर हमने देखा सजीवों को भोजन की आवश्यकता ऊर्जा के लिए होती है। ओके, तो आज हम इतने बिंदुओं पे बात करते हैं। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। अगर आप सभी प्ले स्टोर पर जाइए, रैंकर पॉइंट ऐप को डाउनलोड कीजिए। अगर आपको मुझसे पढ़ के अच्छा लगा तो आज ही अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, अगर आप
आपको हमारे द्वारा, हमारे टीचर्स के द्वारा जो भी पढ़ाया गया है वो अच्छा लगा है और आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो आज ही आप लोग रैंकर पॉइंट ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमारे साथ डेली लाइव क्लासेस में जुड़िए और डाउनलोडेड वीडियो का मज़ा लीजिए। नाउ क्लास इज़ ओवर नाउ। थैंक यू, हैव ए गुड डे, नाइस डे, बाय बाय एवरीवन।